वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एटलस। मेरा नाम एकता शर्मा है और मैं यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के डिफरेंट टॉपिक को लेकर आती हूँ और बहुत ही अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। तो जैसा आपको पता है कि हमारा सीरीज़ अभी चल रहा है ओरिजिन थ्योरी ऑफ स्टेट का। तो आज मैं इसका थर्ड लेक्चर लेकर आई हूँ। लेक्चर नंबर 3 है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी होगा और इसका 2 थ्योरी मैं प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप नहीं देखे हो तो आप जाके देख सकते हो। 2 थ्योरी हो चुका है। आज इसका लेक्चर 3 है और थ्योरी नंबर 3 भी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, यानी राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत। और ये जो सिद्धांत है, ये थ्योरी है, काफ़ी लेंथी है, तो ये 2 पार्ट में बनाई हूँ। आज इसका पार्ट 1 है और इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका पार्ट 2 मिल सकेगा। तो चलिए फिर अब बिना देरी किए अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आखिर में क्या है। ओके। तो ये रहा हमारा चैप्टर, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। ओके, प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो आज हम लोग अपने इस लेसन में 2 चीज़ को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सामाजिक समझौता का जो सिद्धांत है उसका अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। और सेकेंड हम लोग देखेंगे कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत का विकास किस प्रकार हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। हॉब्स, लॉक एंड रूसो, ये तीनों वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है। इनके संदर्भ में हम लोग समझेंगे कि सामाजिक समझौता का सिद्धांत किस तरह का है। अभी तो अगर आप बीए पार्ट 1 में हो तो आपको उतना नहीं पढ़ना है, बट थोड़ा थोड़ा इसका मैं बताऊंगी यहाँ पे। और अगर आप आगे हो ग्रेजुएशन में और अगर आपको हॉब्स की थ्योरी पढ़नी है, लॉक की थ्योरी पढ़नी है, रूसो की थ्योरी पढ़नी है, तो भी मेरा ये जो वीडियो है आपको यहाँ पे हेल्प कर सकता है। तो चलिए बिना देरी किए अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला टॉपिक को समझते हैं, सामाजिक समझौते के सिद्धांत का क्या अर्थ होता है। देखिए, 17वीं और 18वीं शताब्दी में सामाजिक समझौता का सिद्धांत काफी लोकप्रिय हुआ था। ठीक है, 17 और 18 सेंचुरी की बात करेंगे तो उस समय सामाजिक समझौता के सिद्धांत का काफी ज्यादा महत्व रहा, काफी ज्यादा वो सामने आई थी और लोग इसके बारे में बातें कर रहे थे। द प्रिंसिपल ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट वॉज क्वाइट इम्पॉर्टेंट इन द 17th एंड 18th centuries। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य दैवीय संस्था ना होकर एक मानवीय संस्था है। क्या मतलब हुआ कि जो राज्य होगा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो हमारा स्टेट है, दैवीय संस्था नहीं है बल्कि एक मानवीय संस्था है। अगर आप इसका लेक्चर 1 देखे हो, स्टेट डिवाइन थ्योरी, अगर आप देखे हो तो आपको पता होगा कि राज्य को लोगों ने दैवीय संस्था माना। तो जो समझौतावादी हैं वो लोग राज्य को दैवीय संस्था नहीं मानते बल्कि एक मानवीय संस्था मानते, यानी कि इसका निर्माण मनुष्य ने किया है। बट अगर आप शक्ति सिद्धांत देखे हो तो उसमें भी राज्य को लोग मानवीय संस्था बोले, बट यहाँ पे शक्ति के सिद्धांत के आधार पर मानवीय संस्था नहीं है। राज्य पावर को लेके यहाँ पे कोई बातें नहीं हो रही है। ठीक है, मानवीय संस्था है हमारा स्टेट, लेकिन किस संदर्भ में, जिसका निर्माण व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार पर किया गया। कहने का मतलब है एक राज्य का निर्माण होता है और उस राज्य को मनुष्य आपस में मिलकर करते हैं, जो मानवीय संस्था बन जाती है। जब मनुष्य मिलजुल कर अपने इस राज्य का निर्माण करते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्तियों के आपस में कुछ पारस्परिक समझौते होते हैं। वो आपस में बैठकर एक मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग के तहत एक समझौता आपस में कर लेते हैं कि हाँ चलो भाई ऐसे ऐसे सिचुएशन है तो हमें ये चीज कर लेनी चाहिए, यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने विचारों को सामने रखते हैं और क्या सही है उसके आधार पर आपस में समझौता कर लेते हैं, जिस तरह से एक स्टेट का डेवलप होता है। तो यही है हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। क्लियर है? ओके, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द स्टेट इज अ ह्यूमन इंस्टीट्यूशन and not a divine institution which has been formed by individuals on the basis of mutual agreement। ओके, यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल एग्रीमेंट लोगों के बीच में होता है तब जाके स्टेट बनता है। अब ये कैसे होगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल एग्रीमेंट कैसे होगा, वही चीज तो हमें यहाँ पे समझना है। तो ये आ गया हमारा सेकेंड टॉपिक, सामाजिक समझौते के सिद्धांत का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। 16वीं और 17वीं सदी में राज्य समझौते का परिणाम है। यह विचार काफी लोकप्रिय हुआ और सभी विचारक
इसे मानने लगे। कहने का मतलब है 16वीं और 17वीं शताब्दी के पहले जो भी विचारक रहे थे, तो उस समय कहीं ना कहीं राज्य के बारे में कोई ना कोई सिद्धांत रहा था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कुछ ना कुछ विचारक आते गए और अपने विचार देते हुए चले गए, और 16वीं और 17वीं शताब्दी में ये विचार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि जो हमारा स्टेट है वो समझौते से ही बना है, समझौते का ही परिणाम है, और लोग इसको स्वीकार भी करने लगे। लेकिन इस सिद्धांत का वैज्ञानिक और विधिवत रूप में प्रतिपादन हॉब्स, लॉक और रूसो द्वारा किया गया। मतलब कि राज्य समझौते का परिणाम है, इस चीज को लोग स्वीकार कर रहे हैं और कई तरह के विचारक सामने आए हैं, लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें और विधिवत रूप से सिस्टमैटिक रूप में अगर किसी ने इस थ्योरी को अपनाया है तो उसमें केवल 3 नाम आते हैं, और वे हैं हॉब्स, लॉक एंड रूसो। अब हमारा जो थ्योरी होगा ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, हम इन तीनों के संदर्भ में ही इस थ्योरी को पढ़ेंगे। ओके। In the 16th and 17th century, this idea was a result of the state agreement, and this idea became very popular, and all the thinkers started accepting it. But this theory was scientifically and methodically formulated by Hobbes, Locke and Rousseau. ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। तो यानी हम पढ़ेंगे 3 तरह से। थॉमस हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौता का सिद्धांत, अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स द प्रिंसिपल ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड हम लोग देखेंगे जॉन लॉक के अनुसार सामाजिक समझौता का सिद्धांत, अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक द प्रिंसिपल ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और थर्ड हम लोग देखेंगे जीन जैक्स रूसो के अनुसार सामाजिक समझौते का सिद्धांत, अकॉर्डिंग टू जीन जैक्स रूसो द प्रिंसिपल ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको 3 अलग अलग करके समझाऊंगी और उसके बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश भी करूंगी। तो चलिए अब इसे समझते हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारा मेन टॉपिक, थॉमस हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौता का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स। हॉब्स ने क्या किया, अपनी पुस्तक लेवियाथा में सामाजिक समझौते के सिद्धांत का वर्णन किया है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार से है। Hobbes in his book Leviathan described the principle of social settlement और social contract, एक ही चीज़ है, which is explained as follows। तो अब हम जब समझौतावादी सिद्धांत को पढ़ेंगे ना, तो हम उस चीज़ को 3-4 तरह से समझेंगे। आप यहाँ देख सकते हो, तो देखो जैसे कि हॉब्स के अकॉर्डिंग है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे, कोई भी समझौता सिद्धांत पढ़ेंगे, किसी के अनुसार भी पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे मानव स्वभाव किस तरह का, यानी मनुष्य का उस समय में, उस प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का नेचर कैसा था। सेकेंड हम लोग उस चीज़ में देखेंगे कि मनुष्य के स्वभाव के बाद हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक अवस्था कैसी थी। जब प्राकृतिक अवस्था हो जाएगी, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे समझौते का कारण कौन बना, फिर उसके बाद देखेंगे सामाजिक समझौता कैसे हुआ, और लास्ट हमारा बनेगा कि समझौते के फलस्वरूप हमारा नवीन जो राज्य है उसका निर्माण कैसे हुआ, उसका स्वरूप क्या है। तो ये 5 टॉपिक हमारे सारे जो भी हॉब्स के थिंकर में पढ़े या लॉक के थिंकर में हम पढ़े या रूसो के थिंकर में हम पढ़ेंगे, ये चीज़ हमारा 5 टॉपिक बार बार रिपीट होगा, बस सबके अकॉर्डिंग अलग अलग उस चीज़ को आज हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला है, हॉब्स ने बताया मानव स्वभाव के बारे में। तो हॉब्स का कहना है कि हॉब्स ने मनुष्य को स्वार्थी, लोभी, अहंकारी, आत्माभिमानी प्राणी माना, जो सिर्फ शक्ति प्राप्त करना चाहता है। तो हॉब्स के अकॉर्डिंग जो मनुष्य था उस जमाने में, उस प्रारंभिक काल में, कहीं ना कहीं स्वार्थी था, लोभी था, और उनमें काफ़ी ज़्यादा अहम की भावना थी, और जो केवल और केवल शक्ति को प्राप्त करना चाहता था, ऐसा मानना है थॉमस हॉब्स का। मनुष्य का स्वभाव ऐसा था। ह्यूमन नेचर, Hobbes considered man to be a selfish, greedy, egoistic, self-respecting creature who only wants to get power। अब है सेकंड क्या था, प्राकृतिक अवस्था। तो देखिए, मनुष्य को न्याय अन्याय का कोई ज्ञान नहीं था। हॉब्स का कहना है प्रारंभिक काल में जब प्राकृतिक अवस्था थी, तो मनुष्य को न्याय क्या होता है, अन्याय क्या होता है, इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। और जो प्राकृतिक अवस्था थी, कहीं ना कहीं शक्ति ही सत्य है की धारणा पर आधारित थी, यानी कि जिसके पास पावर होगा वही सत्य होगा, वही
ट्रुथ होगा। ओके, और उस समय मनुष्य का जो जीवन था असहाय, दीन, मलिन और कहीं ना कहीं पाश्विक था, यानी मनुष्य का जीवन एकदम बेचारी बेगारी टाइप का था और पशु के समान हम बोल सकते हैं। इन इंग्लिश, नेचुरल स्टेट। Man had no knowledge of justice and injustice. The natural state was based on the notion of Shakti is truth. Man's life was helpless, oppressed, faulty, and mortal. अब हम लोग आ जाते हैं, दूसरा हमारा क्या था, समझौते का कारण। क्यों समझौता हुआ हॉब्स के अकॉर्डिंग? तो हॉब्स का कहना है जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें मनुष्य का स्वभाव काफ़ी ज़्यादा, मतलब बोल सकते हैं ग्रीडी टाइप का था, तो कहीं ना कहीं उस जमाने में, उस अवस्था में लड़ाई झगड़े हमेशा बने रहते थे, जिससे क्या हुआ कि मनुष्य के जीवन को काफ़ी खतरा हुआ। अतः मनुष्य ने सोचा हमें इस अवस्था को कहीं भी ना कहीं अंत करना पड़ेगा, तब जाके एक राजनीतिक समाज का निर्माण होगा, और यही चीज़ किया मनुष्य ने। समझौते का कारण यही बना है। ठीक है, तो रीजन ऑफ एग्रीमेंट, फाइटिंग इन द नेचुरल स्टेट, quarrels always took place which threatened the life of human beings. So by ending this phase a political society was created. ठीक है, समझौते का कारण तो बन गया। अब हम लोग समझेंगे सामाजिक समझौता कैसा है। ओके, देखिए सामाजिक समझौता हॉब्स के अनुसार। तो हॉब्स का कहना है प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दूसरे व्यक्ति से कहता है, यानी इसका एक कोटेशन है। ठीक है, तीनों का कुछ ना कुछ कोटेशन आएगा। तो हॉब्स का कोटेशन है कि प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से एक कोटेशन बोलेगा कि मैं इस व्यक्ति या सभा को अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण करता हूं जिससे कि वह हम पर शासन करे, परंतु इसी शर्त पर कि आप भी अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण इसे इसी रूप में करें और इसकी आज्ञाओं को माने। तो हॉब्स का सामाजिक समझौते के सिद्धांत में सबसे इम्पॉर्टेंट ये कोटेशन आता है, बोलता है कि प्रत्येक हर एक व्यक्ति को ये चीज़ बोले कि मैं अपने जितने भी अधिकार है, मेरे पे जितने भी शक्ति का अधिकार है, वो मैं अपने अधिकार सामने वाले व्यक्ति को इसलिए सौंप रहा हूँ ताकि वह भी अपने जितने भी अधिकार है वो मेरे पे सौंप दे। ठीक है, मतलब अपने जितने अधिकार है, एक व्यक्ति के ऊपर जितने अधिकार होंगे वो दूसरे व्यक्ति को सौंपेगा और दूसरा व्यक्ति उस पर सौंपेगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं एक समझौता लोगों के बीच में होगा। तो इस प्रकार एक समझौता हुआ जिसमें प्राकृतिक अवस्था जो चल रही थी उसका अंत हो गया और एक सरकार की स्थापना हुई, ऐसा मानना है हॉब्स का। इन इंग्लिश, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अकॉर्डिंग टू हॉब्स, ईच पर्सन टेल्स ईच अदर दैट आई सरेंडर माई ऑथोरिटी and power to this person or assembly so that they may rule over us, but on the condition that you also surrender your authority and power to it in the form and obey its commands. Clear है? Thus, an agreement was reached which ended the natural state and established a government. तो इस तरह से हॉब्स के अकॉर्डिंग सामाजिक समझौता हो जाता है। अब समझौता तो हो गया, लोग अपने अधिकार, अपने पे जितने भी शक्ति का अधिकार है वो तो दूसरे व्यक्ति को दे दिया और दूसरा व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को दे दिया। तो इससे क्या हुआ, एक यहाँ पे नया राज्य का निर्माण हुआ। तो उसका स्वरूप अब हम समझ लेते हैं कि कैसा होगा। तो इससे क्या होगा, एक ऐसा निरंकुश राजतंत्रात्मक राज्य की स्थापना होगी जिसमें शासक यानी जो रूलर होगा शक्ति संपन्न होगा, पावरफुल हो जाएगा और प्रजा के प्रति यानी जनता के प्रति उसका कोई कर्तव्य नहीं होगा। यानी यहाँ पे एक ऐसा स्टेट बनेगा जो पूरी तरह से राजतंत्रात्मक होगा और जो रूलर होगा शक्ति संपन्न हो गया और उसको जनता से कुछ भी लेना देना नहीं है। अर्थात शासित वर्ग को शासक वर्ग के विरोध विद्रोह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यानी अगर कोई भी राजा अपनी जनता के प्रति कुछ भी अगर गलत कार्य करे तो उसके खिलाफ प्रजा को खड़ा होने का अधिकार या विद्रोह करने का अधिकार यहाँ नहीं मिलेगा। इन इंग्लिश, nature of new state, an autocratic monarchical state was established in which the ruling power is rich,
and it has no duty to the people, that is, the ruling class will not have any right to revolt against the ruling class. ओके काफ़ी लंबा जा रहा है, आप देख रहे हो कैसे जल्दी जल्दी टाइम चला जा रहा है, काफ़ी लेंदी है, तो आप प्लीज़ ऐसे घबराइए मत और एंड तक जरूर देखिएगा. अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं. जॉन लॉक के अकॉर्डिंग क्या होगा सामाजिक समझौते का सिद्धांत. तो देखिए, लॉक ने अपनी पुस्तक टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में सामाजिक समझौते के सिद्धांत का वर्णन किया है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार से है. थोड़ा सा इंग्लिश में मैं रीड करती हूँ ना, इसलिए टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो आप अगर आप देख लो यहाँ से, ठीक है, मैं रीड नहीं कर रही हूँ. चलो, सबसे पहला क्या हो जाएगा, किस तरह हम लोग समझे थे, मानव स्वभाव आएगा, तो इसमें मानव स्वभाव आ गया. चलिए, तो लॉक के अकॉर्डिंग क्या होगा मनुष्य का स्वभाव. तो लॉक ने बोला मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा. ठीक है, लॉक बोला मनुष्य जो होते हैं सामाजिक प्राणी होते हैं, जिनमें दया, प्रेम, सहयोग, सहानुभूति आदि कुछ भावनाएं पाई जाती थी. यानी लॉक के अकॉर्डिंग जो मनुष्य होते हैं अच्छे होते हैं और कहीं ना कहीं वे सोशल में रहते हैं, समाज में रहते हैं और एक सामाजिक प्राणी बन जाते हैं. तो ये ह्यूमन नेचर हो गया लॉक के अकॉर्डिंग. ये आप देख लो यहाँ से, ठीक है, मैं स्लो कर रही हूँ, आप इससे चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके अपना कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो. ओके, अब हमारा दूसरा टॉपिक क्या था समझौते के, सबसे मानव स्वभाव के बाद दूसरा है प्राकृतिक अवस्था. तो लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में संघर्ष नहीं बल्कि सहयोग और सुरक्षा थी. अब देखिए, हॉब्स का प्राकृतिक अवस्था पढ़े तो हॉब्स क्या बोला था, प्राकृतिक अवस्था में झगड़े होते थे, लेकिन लॉक इस चीज को स्वीकार नहीं कर रहा है और बोल रहा है प्राकृतिक अवस्था में संघर्ष नहीं थे, सहयोग थी, सुरक्षा थी और एक नियम था प्राकृतिक अवस्था में कि तुम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हो. यानी हमें अपने सामने वाले के साथ वैसा ही बिहेव करना है जैसा बिहेव हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारे साथ करे. तो इस अवस्था में क्या हुआ, मनुष्य को 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे, ऐसा मानना जॉन लॉक का है. और ये 3 अधिकार कौन थे, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार. और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये 3 अधिकार, जो अगर आप पॉलिटिकल साइंस में तो आगे आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा इन डेप्थ में. ओके, तो अभी हमें तो इतना नहीं जानना है, थोड़ा सा देख लेते हो इंग्लिश में, आप इससे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है. अब हम आ जाते हैं समझौते का कारण क्या बना लॉक के अकॉर्डिंग. तो लॉक का मानना था प्राकृतिक अवस्था में कुछ असुविधाएं थी, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे लोगों को कई तरह का संकट का सामना करना पड़ रहा था. जैसे कि प्राकृतिक नियम स्पष्ट नहीं थे, नियम भी थे तो उसकी व्याख्या करने वाला कोई नहीं था, नियम को लागू करने वाली वहाँ पे कोई शक्ति नहीं थी, कोई सभा नहीं थी. तो इन असुविधाओं को दूर करने के लिए लॉक का कहना है कि व्यक्तियों ने प्राकृतिक अवस्था को बोला कि त्याग कर देंगे तो उचित होगा और पारस्परिक समझौते के स्वरूप उन्होंने समझौते का निर्माण किया है. ठीक है, तो रीजन ऑफ एग्रीमेंट ये आप देख लो. ओके, अब बन जाता है सामाजिक समझौता. तो लॉक के अनुसार राज्य के निर्माण में 2 समझौते होंगे. पहले समझौते में क्या होगा, प्राकृतिक अवस्था का अंत होगा और समाज का निर्माण हो जाएगा, और जो दूसरा समझौता होगा शासक और शासित वर्ग के बीच में होगा, तब जाके राज्य की उत्पत्ति होगी. तो हॉब्स के अकॉर्डिंग राज्य के निर्माण में 1 समझौता होता है, जबकि लॉक के अकॉर्डिंग राज्य के निर्माण में 2 समझौता होता है. इंग्लिश में है, आप इसे देख लो. चलो ठीक है, नवीन राज्य का स्वरूप अब क्या होगा लॉक के अनुसार. तो लॉक बोलता है कि जो समझौता होगा एक ऐसी शासन व्यवस्था का निर्माण होगा इससे, जिसमें वास्तविक और अंतिम शक्ति जो होगी जनता के हाथों में होगी और सरकार का जो अस्तित्व होगा जनता की इच्छा पर निर्भर करेगा. यानी समझौता तो हो गया और जो शासन व्यवस्था होगी कहीं ना कहीं जनता के हाथों में शासन की शक्ति आ जाएगी और जनता चाहे तो राजा को सत्ता से हटा भी सकता है. ठीक है, ये हो गया नेचर ऑफ न्यू स्टेट, आप देख लो इसे. अब हम थर्ड आ जाते हैं जीन जैक्स रूसो के अकॉर्डिंग सामाजिक समझौता का सिद्धांत. तो रूसो ने क्या किया, अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सामाजिक समझौते के सिद्धांत का वर्णन किया और उसकी व्याख्या की है. ओके, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसका बुक का ही नाम है. सबसे पहले ये बताता है मानव स्वभाव के बारे में. तो रूसो ने मनुष्य को स्वभाव से अच्छा और बोला कि उसका जो जीवन है सरल है, सुखी है और स्वच्छंद है. यानी हॉब्स ने तो मनुष्य को स्वभाव को तो बोला बेकार है, ठीक है, क्रूर प्रकार के होते. लॉक बोला कि नहीं थोड़ा ठीक होते, जबकि रूसो बोला और ज़्यादा अच्छे होते हैं और व्यक्ति में छल कपट स्वार्थ की भावना ये सभी चीज़ें नहीं होती है, ऐसा मानना है रूसो का. इंग्लिश में आप देख सकते हो.
ठीक है। अब हम देखते हैं रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी। तो रूसो का कहना है जो प्राकृतिक अवस्था है वो कहीं ना कहीं आदर्श की व्यवस्था थी, आदर्श की अवस्था थी जो पूरी तरह से स्वतंत्रता समानता पर आधारित थी, और वहाँ पे छल कपट का कुछ भी वैसा चीज़ नहीं था, अवस्था नहीं थी। लेकिन एक चीज़ है जो रूसो बोलता है कि वहाँ पे विवेक का अभाव था, वहाँ पे ज्ञान का अभाव था, लोगों में बुद्धि की कमी थी। लोग अच्छे थे बाई नेचर, सब कुछ अच्छा चल रहा था, उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, जीवन भी सीधा साधा चल रहा था, अवस्था जो थी वो आदर्श थी, लेकिन वहां पे लोगों में विवेक का कमी था, ठीक है, ज्ञान की काफी ज्यादा कमी थी। इन इंग्लिश ओके, देख लो टाइम के वजह से ना मैं इसे रीड नहीं कर पा रही हूँ। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं समझौते का कारण क्या बना रूसो के अकॉर्डिंग। तो रूसो का कहना है कि क्या हुआ ना कि प्राकृतिक अवस्था में उस समय आबादी बढ़ने लगी, कृषि लोग करने लगे, संपत्ति रखने की भावना उत्पन्न होने लगी और सभ्यता का विकास होने लगा। तो इससे कहीं ना कहीं जब लोगों में संपत्ति की भावना उत्पन्न हो जाएगी, व्यापार की भावना उत्पन्न हो जाएगी, जनसंख्या बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में विवाद उत्पन्न होंगे। तो इससे क्या हुआ, युद्ध संघर्ष बढ़ने लगे और विनाश का वातावरण उत्पन्न हो गया। क्योंकि जब युद्ध होगा, संघर्ष होगा, तो ऑटोमेटिकली उस वातावरण में, उस इन्वायरमेंट में विनाश की भावना आ जाएगी, मतलब कि सब कुछ तबाह होने लगेगा, ठीक है, उत्पन्न हो गया। जिससे मनुष्य ने क्या किया, इस अवस्था का, इस प्राकृतिक अवस्था का अंत कर दिया और पारस्परिक समझौते के द्वारा समाज की स्थापना कर ली। तो ऐसा मानना है रूसो का। रीजन फॉर एग्रीमेंट यू कैन रीड। ओके, चलिए, रूसो के अनुसार सामाजिक समझौता क्या होगा। तो रूसो का कहना है कि प्रत्येक अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशक के अधीन समर्पित कर देता है तथा एक समूह के रूप में अपने व्यक्तित्व तथा अपनी पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो रूसो बोलता है कि सभी व्यक्ति अपने जितने भी अधिकार है, अपने ऊपर जो शक्ति है, उसको सामान्य प्रयोग के लिए एक सामान्य इच्छा में दे देता है। यानी सामान्य इच्छा लोगों की, समाज की सभी लोगों की अपनी इच्छा होती है जो एक दूसरे के ऊपर लाद देते हैं, एक दूसरे को दे देते हैं, एक ग्रुप को दे देते हैं। तो वही उसी के पास सारी इच्छा हो जाती है, सारी शक्ति उसी के अंदर आ जाती है। तो वो जब शक्ति, वो सारी शक्ति उस सामान्य इच्छा के अंदर आ जाएगी, तब जाके एक समझौता होगा और इस तरह से प्राकृतिक अवस्था का अंत होके एक समाज का निर्माण हो जाएगा। ऐसा कहना है रूसो का। इंग्लिश में भी है, आप देख लो। अब रूसो के अनुसार नवीन राज्य क्या होगा। तो रूसो का कहना है कि समझौते के द्वारा एक लोकतांत्रिक समाज की स्थापना होगी, जबकि हॉब्स क्या बोला था, समझौते के द्वारा निरंकुश तंत्रात्मक राज्य की स्थापना होगी, और जबकि रूसो बोल रहा है कि लोकतंत्रात्मक राज्य की स्थापना होगी जिसमें का संप्रभुता समाज में निहित हो जाएगी। और यदि सरकार सामान्य इच्छा के विरुद्ध कार्य करती है तो जनता को अधिकार है कि वह उस सरकार को पदच्युत कर सकती है। कहने का मतलब है कि अगर सरकार जनता के खिलाफ अगर कोई कार्य करती है, उसके अहित में कार्य करती है, तो जनता को, प्रजा को ये अधिकार है कि वो अपनी सरकार को वहां से हटा सकती है। तो ये कोई क्वालिटी हो गया ना हमारा लोकतांत्रिक समाज का, जैसा कि अभी हमारे इंडिया में भी है। ओके, इन इंग्लिश, नेचर ऑफ न्यू स्टेट, यू कैन रीड इट। ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे चैप्टर एंड। काफ़ी ज़्यादा लंबा चैप्टर है, मैं इसे थोड़ा फास्ट भागी हूँ। इंग्लिश जो में लिखा है मैंने उसे रीड नहीं किया है, आप इसे देख लो, स्क्रीनशॉट लेके अपना आंसर बना लो। तो ये हो गया हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का ये जो ओरिजिन थ्योरी ऑफ स्टेट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी 1, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसका पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में मैं बताऊंगी कि किस तरह से सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना की गई है, वो भी काफ़ी लेंदी है। इसी में मैं ऐड करती तो आप सोचो अभी ही 20 मिनट्स पार हो गया, तो कितना और जाता, इसीलिए उसका पार्ट 2 बना दिया है। कोई इसमें परेशानी नहीं होगी आपको, वहाँ से इसका आंसर देख सकते हो किस तरह से आलोचना किया गया है। तो ये हो गया हमारा, सबसे पहले हम लोग ऐसे समझे, हॉब्स के अकॉर्डिंग समझे, हम लोगों ने समझा, ठीक है। हॉब्स के अनुसार क्या होगा, सामाजिक समझौता का सिद्धांत। फिर हम लोगों ने देखा कि जॉन लॉक के अकॉर्डिंग समझौता का सिद्धांत क्या है। थर्ड हम लोगों ने देखा कि जीन जैक्स रूसो के अकॉर्डिंग समझौता का सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आज मैं यहाँ पे डील कर चुकी हूँ और बहुत ही अच्छे से समझाई हूँ। तो बुक्स में तो देखोगे तो बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, उतना पढ़ने का ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब अगर आप कॉम्पिटिशन में की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो भी आपको यहाँ से हेल्प मिल जाएगा।
तो चलिए अपने लेसन के एंड पे आते हैं। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर ऐसा लगे कि आपको हेल्प मिली है और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। अब मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करो। आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट से जुड़े हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से और भी वीडियोस को लेकर आऊँगी और जो भी कॉन्सेप्ट है क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।